नमस्कार। जय महाकालेश्वर। हर हर महादेव। जय भैरव और जय बांग्ला माँ। मैं बांग्ला में हूँ, बांग्ला मुखी माँ के पास उज्जैन में। मैं कुछ चीज शुरू करूं। मेरी लड़ाई किसी दल और किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है। मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं। सबका रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा सवाल शुरू होता है, आप इसको देखिए। शुरू में कहां से कर रहा हूं। ये विधायक बन गए हैं, कांग्रेस से अभी विधायक बने हैं। इनका नाम एसआईआर में काट दिया गया था। फरक्का विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मोहताब शेख, ये सुप्रीम कोर्ट गए। 15 दिन पहले किसी तरह अपना नाम जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जोड़ने के लिए, और ये विधायक बन गए। 27 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, जो कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट उस वक्त सुनने से इनकार कर दिया, और वो 27 लाख वोट को आप सोचिए कि मैं ये एसआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं वोटर लिस्ट की। एक जज साहब ने भी कहा था कि मेरे भी नाम को काट दिएगा। पहला सवाल मेरा, सबसे पहला सवाल कि वोट और लोकतंत्र के चीरहरण का सबसे पहला शुरुआत एसआईआर से किया गया। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से किया गया, क्योंकि इन्हें बंगाल जीतना था। बंगाल में वो सब कुछ करना था जिसकी उम्मीद महाभारत के काल से भी नहीं की जा सकती। अंग्रेज के समय की भी प्रक्रिया इससे कहीं सरल होगी। मुगल के काल में भी कुछ मूल्य बचे होंगे। जार और हिटलर जैसा क्रूरतम शासक भी ऐसा खेल नहीं खेला होगा जो खेल बंगाल में वर्तमान जार और हिटलर की सरकार ने खेला। पहला सवाल मेरा ये था। दूसरा सवाल मेरा है, लगभग 700 बटालियन अर्धसैनिक बलों का, 700 बटालियन पूरे भारत में यहां है। 700 बटालियन में 400 बंगाल में लगे हुए थे, मणिपुर में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, अन्य स्टेट में नहीं। 400, मात्र 700 बटालियन है पूरे भारत में, जिसमें 400 बटालियन बंगाल में लगा हुआ। बूथ से लेके ऊपर से नीचे तक केंद्रीय एजेंसी के हाथ में सब कुछ दे दिया गया। बंगाल के सारे अफसर को खत्म कर दिया। अर्धसैनिक बल को नफरत में झोंक दिया। इन पॉलिटिकल सिस्टम ने, पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे
अर्धसैनिक बलों के भीतर भी इतनी नफरत भर दी कि उन्होंने संविधान को ही दरकिनार कर दिया। वोट ना पड़े। आपको आश्चर्य होगा, जो ममता दीदी ने आरोप लगाया, उनको लात मारा गया, सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, एक मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया गया। ये तो बच गई, यही बहुत है। अर्धसैनिक बलों की गुंडागर्दी, बाप रे बाप, कहां जा रहा है देश? सारी संस्थाओं पर कब्जा, सारी संस्थाओं को ध्वंस कर दिया गया। इतना बड़ा आतंक राज ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी। मैं कुछ बातों में जाना चाहूंगा, इसको सभी लोग समझने की कोशिश कीजिए। वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी की सरकार है, इसको मैं अजगर कहता हूं। अजगर क्या कहता हूं मैं? अजगर। सब चीज पर कब्जा, और वर्तमान में जो शासन है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे देश में राज किया था, जिस तरीके से वो आज सब कुछ उससे ही तरह सब कुछ दो व्यक्ति के लिए सारी पूंजीपतियों, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी को 3 लाख करोड़ रुपया का कर्ज दिया गया और अंबानी को 2 लाख करोड़। और ये चुनाव सिर्फ अदानी के लिए जीता गया है, जो अभी जहां राहुल गांधी जी हमारे गए थे, 1 करोड़ वृक्ष को काटने की तैयारी। सही, आज राहुल जी ने ट्वीट किया है कि कुछ कांग्रेसी और कुछ लोग इसमें खुशी मना रहे हैं। ये गलत प्रक्रिया है। हमें विचार करना होगा। मैं आता हूं, मैंने क्यों कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं पहले वहां आना चाहूंगा। बीजेडी, बीएसपी, एसएस, शिव सैनिक, जेडीयू, टीआरएस, वाईएसआर, पीडीपी, आप, टीएमसी, बाला साहब ठाकरे, बादल, रेड्डी, सबको बारी बारी से पूरी प्रक्रिया आप उठा के देख लें, बारी बारी से बाला साहब ठाकरे को खत्म किया गया, बादल को खत्म किया गया, बादल से बदला लिया गया। याद करिए, महबूबा को इन्होंने सरकार बनाई, फिर महबूबा को लात मारा। इन्होंने सबसे बड़े अलगाववादी के साथ सरकार बनाई, सबसे बड़े। आप याद करिए, सोचिए, इन्होंने भजनलाल को बर्बाद किया, बंसीलाल के परिवार को बर्बाद किया, इन्होंने बर्बाद किया चौटाला परिवार को, बीएसपी को बर्बाद किया, टीआरएस को बर्बाद किया, जेडीयू को बर्बाद किया, वायरस को बर्बाद किया,
आपको बर्बाद। अब सोचिए मैं क्यों ये बात कहने जा रहा हूं, इसको गौर से समझिएगा। 29 साल पहले ममता दीदी 1997 में कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा था, और ये और मुकुल राय मिलकर के तृणमूल कांग्रेस बनाई। सीपीएम और सीपीआई कांग्रेस को खत्म करने के लिए इन्होंने सबसे पहले दीदी ने क्या किया, दीदी के साथ क्या किया इन लोगों ने, और क्यों क्या किया पहले उस पर आऊंगा। दीदी को मिलाया, दीदी को मिला करके ये भाजपा की एंट्री सबसे पहले 97 में हुई। आप समझिए 97 में होने के बाद मुकुल राय बाद में भाजपा ले चले गए। 1999 में ममता बनर्जी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार में रेल मंत्री बन गई। 2001 के शुरुआत में ऑपरेशन वेस्ट एंड के जरिए रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला उजागर हुआ, ममता दीदी रिजाइन कर दी। 2001 में बीबीसी का एक इंटरव्यू में जब ममता बनर्जी से पूछा गया क्या उनकी पार्टी एनडीए में लौटने के लिए कोई संभावना है, तो उन्होंने जवाब दिया हाँ, टीएमसी के घोषणा पत्र के मुताबिक भाजपा हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। आप याद करते जाइएगा, ऐसे नहीं। 2003 में ममता बनर्जी फिर एनडीए की सरकार में शामिल हो गए, और बिना पोर्टफोलियो ममता बनर्जी लगभग कई महीना बिना विभाग के रही। सोचिएगा 2003 में ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन के तत्कालीन संपादक तरुण विजय की कम्युनिस्ट आतंकवाद पर लिखी गई पुस्तक में ये गई विमोचन में। तरुण विजय ने बंगाल की दुर्गा कहकर के उनका स्वागत किया था। तरुण को विजय। भाजपा के राज्यसभा सांसद बलबीर पुंज ने सदन में ममता दीदी के बारे में दुर्गा की उपाधि दी थी, साक्षात दुर्गा। अभी पुंज का 15 दिन पहले घटना घटी। आरएसएस ने भी ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा बताया, वामपंथियों के खिलाफ उन लड़ाई के पक्ष में ठोस समर्थन जताया। ममता बनर्जी अपने एक भाषण में आरएसएस के मोहन भागवत, सोसाद्री चारी और मदन दास देवी जिक्र का करते हुए कहा मैं सबसे नहीं मिली, मिलना भी मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिनसे मिली वो राष्ट्रभक्त थे। मुझे लगा ये देश के लिए जीते। 2012 में आरएसएस में मुखपत्र 5 जन में ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण जीवन शैली की तरफ करते हुए लेख लिखा। कहा कि ममता उन बिरले राजनीति में है जिन्होंने राजनीति का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए नहीं किया। काश कि देश को ऐसे से ज्यादा राजनीति मिले। 2019 में ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए के खिलाफ बहुत आंदोलन किए, मगर जब सीए पर संसद में मतदान हुआ तो टीएमसी के 8 सांसद रहस्यमय तरीके से गैर हाजिर हो गए, जिसमें यह बिल पास हुआ। आपको आश्चर्य लगेगा, ममता दीदी ने उन एमपी पर कार्रवाई नहीं किया, यह बिल पास हो गया। 27 जनवरी उसको बकस दी दीदी ने। 2020 में जब भाजपा सरकार के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में गोली मारो सालों को नारा दिया था, लगवाए थे, तो टीएमसी के नेता शेख आलम ने सीए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर मुर्शिदाबाद में गोली चलवा दी। 2017 में भाजपा में चले गए मुकुल राय, 21 के विधानसभा में फिर लौट गए, खुशी शामिल हो गए। 22 में ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति चुनाव के में मारट अलवा को वोट नहीं दिया, जिसके चलते जो सबसे ज्यादा ममता दीदी को विरोध किया धनखड़, वो चुनाव जीत गए।
वोट से बायकॉट कर दिया। क्यों वोट से बायकॉट हो गया भैया? चुनाव जीत गई। 2022 में आरएसएस दिल खोलकर प्रशंसा किया ममता दीदी ने, कहा संघ में बहुत से अच्छे लोग हैं, संघ अच्छा संगठन है। 24 में पहली बार नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने पर विरोध कर दिया। नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार फिर भाजपा में चले गए। आज किसी भी कीमत पर इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा पैर नहीं पसारता। ये जार और हिटलर और मूल्यों पर इतनी बड़ी हमला नहीं होती, सारी संस्थाओं पर। और नीतीश कुमार का विरोध ममता दीदी के द्वारा करवाया गया। 2024 के लोकसभा में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अकेला चुनाव लड़ी और फिर चुनाव नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। अब मैं बार बार कह रहा हूं, ममता दीदी को अजगर के तरह गिल गया ये बीजेपी। दीदी आज वही काट रही है जिसमें इन लोगों को बोने का मौका दिया। सबसे ज्यादा दुख आज दीदी के मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी को है, पप्पू यादव को है, सोनिया गांधी जी को है, प्रियंका गांधी जी को है। सब मजे ले रहे हैं। आप हमें बताइए, एक बात बताइए, एक बूथ पर कितना कैटो बक्सा? 3 या 2? 3। लगभग 10 साढ़े 10 घंटा, मान लिया 8 बजे से साढ़े 6 बजे तक भी यदि वोट गिरा, कितने वोट गिरने चाहिए? 950। यदि 2 ही मिनट में कम से कम दूं, जबकि 3-4 मिनट लगेंगे, कितने वोट कास्ट होंगे? 3 बूथ हो तो 950, 900, 920। मैं देश के लोगों से और बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, 92% जनता, 100 में 92, आप अभी किसी गांव में दिखा दो, किसी शहर में 60 से ज्यादा पंचायत में वोट कास्ट करने वाले लोग नहीं होते। फिर ये 92% वोट कहां से कास्ट हुआ? जब आप 27 लाख वोट को वोट देने नहीं दिए, तो क्या 27 लाख वोट को आप बाहर से लाए और उसका वोट कास्ट करवाए? आप हमें बताओ जरा। या नहीं करवाए तो 91 लाख वोट एसआईआर और वोटर लिस्ट से हटने के बाद 100% लोग कहां से आ गए, जिसमें आप 92% वोट कास्ट करवा लिए? क्या यह जांच का विषय नहीं है? स्टालिन हार गया, ममता दीदी मुख्यमंत्री रहते हार गई, गौरव गोगोई हार गए। मतलब आपने चिन्हित कर दिया कि हमें हराना है, कोई विपक्ष न रहे। बारे बा, बारे बा, अजीब है भाई। और यदि मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से हारी है, ये तो दुर्भाग्य है इस देश के लिए। इसका मतलब है इस देश में कोई मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में काम नहीं करती, या नहीं तो करता और ना ही कोई सेवा करता है। मुख्यमंत्री हार रहा, मुख्यमंत्री हार रहा। और जो ममता दीदी 1 रुपया नहीं उठाई, आज तक बंगाल के में अपनी जिंदगी दे दी, मैं साथ हूं, रहूंगा। मेरा यह भी सवाल था, जश्न किस बात का? 2 विपक्ष भी चुनाव जीते,
आपका एक विधायक तमिलनाडु में जीता है, सर्व नहीं होता। पांडिचेरी में कैटो आप जीते हो, केरल में कैटो जीते हो। अजीबो गरीब कहानी है भाई, अजीब। मात्र 2 से 3 गिनती थी तब ममता दीदी को हराया गया। जश्न मना रहे हो। मैं उज्जैन आया हूं आत्ममंथन करने और महाकालेश्वर से पूछने, कल लौटूंगा। कर्म का क्या मतलब, कर्म क्या है, इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल में फंसी हो, किसी पर फर्क नहीं पड़ता। सीने में गोली मार दिया जाए, कोई मतलब नहीं। गैस कहीं नहीं मिलता हो, कोई मतलब नहीं। डीजल पेट्रोल कितने महंगे हो गए, कोई मतलब नहीं। महंगाई मार गई, डैन खा गया गरीब को, कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया युद्ध की किनारे पर है, कोई मतलब नहीं। हमें आने वाले समय में गैस नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं। अदानी को, अंबानी को, अदानी को कैसे सब कुछ दे दिया जाए। 3 लाख करोड़ अदानी को बैंक से और 2 लाख करोड़ अंबानी को, सब कुछ गिरवी, बैंक खाली। टापू की टापू अदानी को, भूटान से लेकर के बंगाल, असम पूरा क्लियर दे दो। जिस पर ना जाने कितने महिलाओं के आरोप है, वोट उसको मिल रहा है। क्या किया जाए अब। क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों बेटी की लड़ाई लड़ी जाए, क्यों बेटी की आवाज दी जाए। जब वोट उन्हीं लोगों को देना। जालिम के तरह नौकरी छीन ली, वोट दो। जिंदगी छीन ली, वोट दो। खुशी छीन ली, वोट दो। किचन छीन लिया, वोट दो। नोटबंदी में जिंदगी छीन ली, गरीब किसान का वोट दो। जीएसटी में व्यापारी का जिंदगी छीन लिया, वोट दो। डॉलर बर्बाद हो गया, वोट दो। रुपया खत्म हो गया, वोट दो। शेयर मार्केट में सब कुछ डूब गया, वोट दो। किसान की एमएसपी लागू नहीं हुआ, वोट दो। पूरा का पूरा एजुकेशन और हेल्थ माफियाओं को हर चीज दे दो, वोट दो। आम आदमी की बात नहीं होगी। और मुझे आश्चर्य लगता है, बीजेपी वाले पूछते हैं कि पप्पू यादव सेवा करेंगे कि नहीं। मैं तो कह ही रहा हूं, और मेरा सीधा सवाल है, पूर्णिया और मेरा जो घर है वो किडनी और कैंसर भी बेचना पड़ेगा, हार्ट सब बेच दूंगा। मेरे लिए सोचनीय विषय तो है ही। बिना संघर्ष और बिना सेवा के जब दिल्ली में मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बिहार में हो सकते हैं, राजस्थान में हो सकते हैं, आश्चर्य है। भाग से ही दुनिया चल रही है, और भाग लिख कौन रहा है? 2 व्यक्ति। मेरा सिर्फ इतना कहना है, पूरी बीजेपी एक तराजू पर और पप्पू यादव एक तराजू पर, तौल लो। आपके पास अकूट पैसा है,
और मैं चैलेंज करता हूं आपको, कल भी कहा, घोषणा करो कि आप अपने अपने राज्य में गरीब की मदद करोगे। हमें, चलो हम तो सोचने पर मजबूर हैं, हमें करना चाहिए या नहीं। रियल में मैं मजबूर हूं। कोरोना, बाढ़, हम तो तब भी हारे थे। बाढ़ के बाद आपने हमको मधेपुरा में चुनाव हराया था, हम कहां रुके। कोरोना के बाद एमपी में चुनाव हरा दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। हम क्या बोले, ये सेवा नहीं करेंगे। लेकिन जब संघर्ष और एक ऐसी नारी पर हमला हुआ, तब मुझे लगा कि ये तो लोकतंत्र के लिए, और जिस जनता और जिस बंगाल की संस्कृति के लिए दीदी, और जिस मां को 9,000 रुपया दिया, जिस बेरोजगार लड़कों को 1,800 रुपया, 1,200-1,500 रुपया दिया, क्या दीदी को वो वोट नहीं दी? मैं ऐसा नहीं मानता। और जगह पैसा पर वोट दिया, झारखंड में दिया 10,000 रुपया, बिहार में दिया, बगल में असम में दिया, और बंगाल में दीदी का 9,500 रुपया जादू नहीं चला। मध्य प्रदेश में दिया, मतलब दीदी को ही नहीं दिया। क्या यह सोचनीय विषय नहीं है? अंत में मेरी चिंता बीजेपी वाले ना करें, और जब हमसे लड़ने की बारी आए तो आप ले आइएगा अपने पहलवान को। 29 अभी बाकी है। आप नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई को ही हमारे खिलाफ लड़ा दीजिएगा। मैं ईमानदारी से पूर्णिया की सेवा करता हूं, सीमांचल की सेवा करता हूं, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता हूं। हर घर मेरा है, और मैं किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूं, और ना मैं किसी पार्टी को गाली देने आया हूं, और ना देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बारे में मेरी कोई आलोचना है। मेरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। सिस्टम हाईजैक किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह 2 आदमी को भारत भेज दिया, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म कर दी, हमारी सारी संस्थाएं को चूर कर दिया गया, और हमारे संघर्ष को रौंद दिया गया। 400 बटालियन, 700 में 400 बटालियन ममता दीदी के खिलाफ, बंगाल में मात्र 300 देश की सुरक्षा में। ये लड़ाई, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और न मैं आलोचना करना बैठा हूं। लेकिन ये समझना होगा, मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा, राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर, हमें लड़ाई लड़नी होगी। आपसे उम्मीद है, प्रियंका जी से भी उम्मीद है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री का सपना पहले बंद करिए। सब लोग अभी इस देश को बचाने, अखंड भारत को बचाने, नफरत खत्म कर मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए लड़ना होगा। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ना होगा। हमें संविधान के विचारों को मजबूत करने के लिए लड़ना होगा। हमें भूलना पड़ेगा सब लोग पीएम, और छोटी छोटी पार्टियों से आग्रह करेंगे, जो पार्टी है आप रेस्पेक्टेबल है, आपके कारण स्टेट मजबूत है, आप लड़ते हैं, लेकिन आप नफरत के खिलाफ लड़िए, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते। ये क्या मतलब है भाई? कांग्रेस को भी साथ लीजिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तो किसी चीज पर अड़े हुए नहीं है। एसआईआर की लड़ाई राहुल गांधी लड़े, ममता दीदी सपोर्ट नहीं की। संविधान की लड़ाई लड़े, ममता दीदी सपोर्ट नहीं की। कभी भी राहुल गांधी हमेशा ममता दीदी का रेस्पेक्ट किया, पैर छुए, लेकिन ममता दीदी ने कभी राहुल गांधी को रेस्पेक्ट नहीं किया, बच्चे की तरह। यह क्या बात थी? और लोग भी, और पार्टी के नेता भी राहुल गांधी को एक हमसफर पूछते हैं। आप बुझिए, राहुल गांधी एक कांग्रेस पार्टी का नेता है,
ये समझना होगा। और कांग्रेस को भी करो मरो के साथ लड़ाई लड़नी होगी और मजबूत लोगों को सामने ला करके उससे बात करनी होगी। उसकी बात सुनिए। ये जो हाईटेक लोग हैं ना, इंग्लिश बोलने वाले और दिल्ली में बैठने वाले, उनको भी रखिए, मुझे आपत्ति नहीं है, वो भी सम्मान के पात्र है। लेकिन जो संघर्षशील साथी है उसको दरकिनार मत कीजिए। और हमें छोटी पार्टी को लेकर के अभी भारत बचाने की जरूरत है। और अभी से ही पंजाब, अभी से ही उत्तर प्रदेश, गुजरात में एक होकर लड़ना होगा। और अभी 6 महीने के अंदर हमें निर्णय लेकर लड़ना होगा। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा, अपने अहंकार से निकलकर इस भारत की मानवता को और हमें ममता दीदी की संघर्ष में सपोर्ट करने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत है। यह लड़ाई अभी से लड़नी होगी। प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं, पप्पू यादव ने जो बात कही, ये जो हम उत्तर से पूरा पश्चिम, यह जो चारों तरफ सेवा आश्रम, क्या ये देश के जनता को, गरीब को पसंद नहीं है? सिर्फ हिंदू मुसलमान? अंत में मैं इतना कहूंगा, ये जो देखिए ज्योतिष, अच्छे ज्योतिष का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, जो मेडिकल है, जो BHU, MU, JMU, DU सब जगह एक साइंस को पढ़ा है, साइंस मैथमेटिक्स को जाना है। लेकिन ये बाबा लोग जो ये शुरू कर देते हैं सनातन, ये ठिका लिए हुए, ऐसे बाबाओं से भी बचिए। जो भाषा दिल्ली में बैठे नेता बोलते हैं वही भाषा बाबा बोलते हैं, और वो लोग लगता है कि तकदीर बदल रहा है। बिल्कुल गलत। मैं सारे बाबाओं को चैलेंज करूंगा जो ज्योतिष सही में नहीं जानते, जो सनातन की बात नहीं करते हैं, जो नफरत की बात करते हैं, हमारे लिए चैलेंज लगा देना। या तो मैं राजनीति करूंगा या तो छोड़ दूंगा। अब बाबा लोग भी राजनीति करते हैं, इसीलिए यह चुनाव आयोग ने जीता है, यह चुनाव कोई पैसे ने जीता है, अदानी जी जीते हैं। यह चुनाव यदि विपक्ष एक नहीं हुए तो हम सबको चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। इससे सीखने की जरूरत है। पप्पू यादव को ज्ञान मत बांटिए। आप जितने लोग गाली देते हैं, जितना वजन होगा उतना बांट चुके हैं। हमें क्या करना है मुझे पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, ये मेरे लिए गंभीर पल है। मैं महानगरी आया हूं, उज्जैन की नगरी, मैं विचार करने ही आया हूं। मुझे क्या करना चाहिए, यह निर्णय मजबूती के साथ चिंतन करके लूंगा ही। आपके कुछ हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचे होता है। आपके तरह चोर नहीं ना है, आपके तरह लूटते नहीं ना है, आपके तरह घर नहीं ना भरते हैं। मेरी पूरी जिंदगी कोरा कागज और सादा है। मेरा सब कुछ गरीब का है, वो रहेगा, लेकिन उसकी सीमाएं क्या होगी, ये इस पर जरूर मैं विचार करूंगा। फिर आग्रह करूंगा विपक्ष से एक होने की, डरने की जरूरत नहीं है। दीदी से संघर्ष सीखने की जरूरत है। राहुल गांधी, सोनिया और ममता दीदी, ये लोग मिलकर इस भारत में बड़ी लड़ाई को शुरुआत करिए। हमारे जैसा वर्कर मरने और जीने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम।